अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम की मुआशी टीम के हमरा ताजिर बरादरी से मुलाकात। वजीर आजम के दौरे अमरीका पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है तर्जुमान दफ्तर खारजा। कारोबारी झगड़ा, दोस्त के हाथों न्यूज एंकर कत्ल। मनी लॉन्ड्रिंग केस, हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। पार्लियामान के अंदर से ही आज पार्लियामान पर हमला हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। खेल पर तनकीद करें लेकिन निजी जिंदगी को जेरे बहस ना लाया जाए, इमामुल हक। बम्बार्डियर का ओंटारियो में 550 मुलाजिमों को निकालने का फैसला। विनीपेग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव के बाद 40 अफराद मुतासिर। शिमाली ओंटारियो के कदीम बाशिंदे पीने के साफ पानी से महरूम। नियाग्रा आबशार में गिरने वाले शख्स को बचा लिया गया है। अमेरिका खलीजी पानियों के तहफ्फुज़ के लिए इत्तेहाद चाहता है, जनरल डनफोर्ड। अमरीकियों के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, तालिबान मुज़ाकरातकार। अमेरिका ताइवान को असले की फरोख्त फौरी मंसूख करे, चीन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में वजीर आजम इमरान खान से FPCCI, KCCI और ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि मेरे आने का मकसद यही है कि आपके मसाइल हल करूं। मेरी पूरी मौशी टीम यहाँ मौजूद है ताकि मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में वजीर आजम इमरान खान से FPCCI, KCCI और ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि मेरे आने का मकसद यही है कि आपके मसाइल हल करूं। मेरी पूरी मौशी टीम यहाँ मौजूद है ताकि मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहती है। अब पाकिस्तान की मईशत पुराने तरीक़ाकार के तहत नहीं चलाई जा सकती। हमारी अवलीन तरजीह गुर्बत का खात्मा और माशी अमल को तेज़ करना है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कारोबारी बिरादरी पार्टनर बनकर हुकूमत के साथ काम करें। FPCCI के वफ़द में SM मुनीर, दारो खान अचकजई, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, गज़नफर बिलोर, ज़ुबैर तुफ़ैल, तारिक हलीम, खालिद तवाब और सैयद मजहर अली नासिर शामिल थे। जबकि KCCI के वफ़द में सिराज कासिम तेली, जुनैद इस्माइल मगदा, खुर्रम शहजाद, ज़ुबैर मोतीवाला, हारून फारूकी, अंजुम निसार, हारून आगर, शमीम अहमद फरपुर, अली जीजी शामिल थे। ऑटोमोटिव सेक्टर के वफ़द में टोयोटा इंडस मोटर्स, पाक सुजुकी मोटर्स, हीनो पाक मोटर्स, असुजू मोटर्स, मास्टर मोटर्स, एटलस होंडा मोटर्स और फर्म मोटर्स के नुमाइंदे शरीक थे। मुलाकात में वफूद ने टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, महंगाई पर कंट्रोल, स्मगलिंग की रोकथाम, कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में फ़रोग़, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और महसूलात में इजाफे के हवाले से तजावीज़ पेश की। मुलाकात में गवर्नर से इमरान इस्माइल, वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी, वफाकी वज़ीर हमाद अजहर, वज़ीर आबियो वसाइल फैसल वाबडा, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, मुशीर इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सैयद ज़ुबैर हैदर गिलानी और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर मौजूद थे। कुछ बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा, वजीर आजम के दौरे अमरीका पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। मामूल के मुताबिक बाकायदा ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे अमरीका पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। दौरे से मुतालिक क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर
اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ معمول کے مطابق باقاعدہ اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دوروں سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگن اورٹیکس نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں عمران خان کے دورہ امریکہ کی کوئی اطلاعات نہیں، سنا ضرور ہے لیکن عمران خان کے دورے سے متعلق سرکاری طور پر نہیں بتایا گیا۔ ترجمان مارگن اورٹیکس کا کہنا تھا کہ ہمیں وائٹ ہاؤس نے عمران خان کے دورے کی ابھی کوئی اطلاع نہیں دی گئی، وائٹ ہاؤس سے رابطہ کر کے دورے کی تفصیلات حاصل کریں گے۔ عمران خان کے امریکہ کے دورے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب ذرائع وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے امریکی دورے سے متعلق بیان آج جاری ہوگا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں ڈیفنس کے علاقے خیابان بخاری میں گزشتہ روز نجی ٹی وی کے اینکر مرید عباس اور ان کے دوست خضر حیات کو قتل کر دیا گیا تھا، جس سے متعلق سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیفنس کے علاقے خیابان بخاری میں گزشتہ روز نجی ٹی وی کے اینکر مرید عباس اور ان کے دوست خضر حیات کو قتل کر دیا گیا تھا، جس سے متعلق سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں ملزم عاطف زمان کو اسلحے کے ساتھ جبکہ کئی لوگوں کو عمارت سے باہر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول مرید عباس کاروباری جھگڑے کا نشانہ بنے ہیں۔ ملزم عاطف زمان نے انہیں دفتر بلا کر ان پر گولیاں برسا دیں۔ ملزم نے بعد میں اپنے فلیٹ پر پہنچ کر خود کو بھی گولی مار لی۔ جابحق اینکر مرید عباس کی اہلیہ زارا عباس کا اپنے ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ مبینہ قاتل عاطف زمان مرید عباس کا بزنس پارٹنر تھا۔ ان کے شوہر نے عاطف زمان کے کاروبار میں 50 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ وہ ملزم سے کئی مرتبہ اپنے پیسے واپس کرنے کا کہہ چکے تھے۔ مرید کی 8 بجے کے بعد 8:05 پہ 6 پہ کال آئی تھی کہ میں پیسے اس نے اپنی پیمنٹ دینے بلایا ہے، مجھے شاید میرے 50 لاکھ روپے دے دے گا۔ زارا عباس نے مزید کہا کہ مرید عباس نے 8 بجے کے بعد انہیں فون کر کے بتایا تھا کہ عاطف زمان نے ان کو پیسے دینے کے لیے بلایا ہے۔ ملزم نے مرید عباس کو پیسے دینے کے بہانے بلایا اور ان پر گولیوں کی برسات کر دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کو 4 گولیاں ماری گئیں جو کہ سینے، کمر اور ہاتھ پر لگیں، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مرید عباس کی موت سینے پر گولیاں لگنے سے ہوئی۔ ہمارا کاروبار تھا، انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، وہ بندہ ہمارا پیسہ نہیں دے رہا تھا، رمضان میں سے ہمارے پیسے کسی کے بھی پیسے نہیں دے رہا تھا، ڈرامے بازیاں کر رہا تھا۔ ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن طارق دھاریجو کے مطابق واقعے کے کچھ ہی دیر بعد عاطف زمان نامی شخص نے نشاط کمرشل میں واقع اپنے فلیٹ میں خود کو گولی مار لی۔ نیوز اینکر کے قتل پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو آج عاطف زمان نے ان کو وہاں پر بخاری کمرشل میں بلایا تاکہ تھوڑی بات چیت ہو سکے، تو ادھر جب یہ پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ آئی بلٹی سے اور دوست بھی تھے، انہیں کی موجودگی میں سے ان دونوں کو فائر کر کے ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں سے گاڑی میں اپنی وائٹ فارچونر میں فرار ہوا ہے وہ، اور تب تک اس کی ہم لوکیشنیں لے رہے تھے۔ جب ہم اس کی لاسٹ لوکیشن آئی تو وہ اس کی لوکیشن آئی نشاط کمرشل میں، تو پتہ چلا کہ نشاط کمرشل میں اس کے پاس اس کا گھر ہے، تو پولیس کو وہاں پر روانہ کیا گیا۔ تو وہاں پر جب اس کا فلیٹ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے اس نے اپنے آپ کو، وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ کچھ بات کریں گے احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ نیب حکام نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا حمزہ شہباز تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، وہ 96 انچ ماڈل ٹاؤن گھر کے خریدنے کے ذرائع نہیں بتا رہے۔ حمزہ شہباز تعاون نہیں کر رہے، رقم کہاں سے آئی، انہوں نے جائیداد خریدنے کے ذرائع نہیں بتائے۔ حمزہ شہباز نے گوشواروں میں قیمت کم ظاہر کی۔ وکیل حمزہ شہباز نے کہا 96 انچ ماڈل ٹاؤن حمزہ شہباز کی والدہ کا ہے۔ حمزہ شہباز کی والدہ خود مختار ہیں اور اپنا ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ یہ کیس آمدن سے زائد
जायद असासों का है, करप्शन का नहीं। नैब कहती है कि 3.3 बिलियन के असासे नाजायज हैं जो उनकी तफ्तीश में साबित हो चुके हैं। जब सबूत नैब को मिल चुके हैं तो फिर नैब को हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत है। हमजा शहबाज ने अदालत में बयान दिया कि रकम कहां से आई, इनकी तफसीलात दे चुका हूं। 3 माह का रिमांड दे दें ताकि उनको सुकून आ जाए। समझ नहीं आई नैब क्या चाहता है। मुझ पर करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। अदालत ने कहा बेशक सियासत छोड़ दें, हमें कोई गर्ज नहीं, आप अपने केस की बात करें। कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि कायमा कमेटियों के इजलास मंसूख करना पार्लियामेंट पर हमला है। पार्लियामेंट को चलाने के लिए कायमा कमेटियों का किरदार अहम होता है। उन कमेटियों के फंक्शन के बगैर पार्लियामेंट अधूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पार्लियामान के अंदर से ही आज पार्लियामान पर हमला हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि कल रातों रात स्पीकर साहब के दफ्तर से नोटिफिकेशन निकला जिसने तमाम कमेटी इजलास मंसूख कर दिया। कायमा कमेटियों के इजलास मंसूख करना पार्लियामेंट पर हमला है। पार्लियामेंट को चलाने के लिए कायमा कमेटियों का किरदार अहम होता है। इन कमेटियों के फंक्शन के बगैर पार्लियामेंट अधूरी है। हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। रूल्स के मुताबिक सेनेट स्पीकर जो है वो ये कर नहीं सकता है। आप हमारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हो। रूल्स आपको ये ताकत नहीं देता। नेशनल असेंबली की कमेटीज को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। हम जहां भी चाहे हम मीटिंग्स बुला सकते हैं। मैं क्वेटा में जाके ह्यूमन राइट्स कमेटी का मीटिंग बुला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर सरकारी खर्चे पर बैरून मुल्क हैं। इंसानी हकूक के बहुत से मसाइल पर आज इजलास में बात करना थी। सेनेट कमेटियों के इजलास तो चल रहे हैं। स्पीकर कवानीन के तहत असेंबली कमेटियों को महदूद नहीं रख सकते। कमेटियों के इजलास मंसूख करना गैर जमहूरी कदम है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को कायमा कमेटी के इजलास मंसूख करने का फैसला वापस लेना चाहिए। ऐसे इकदाम से अपोजिशन के लिए ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। जमहूरियत पसंद लोगों को मजबूर करेंगे तो अनारकी फैलेगी। पार्लियामान को सिस्टम के जरिए चलाना कोई क्रिकेट मैच नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह आज भी जमहूरियत पर चलने को तैयार है। ये निजाम और पार्लियामान पर डाका डालना चाहते हैं। जमहूरी रास्ते बंद करेंगे तो संगीन असरात होंगे। टूटी फूटी जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, मगर अब ऑप्शंस कम हो रहे हैं। रहबर कमेटी और अपोजिशन मुत्तफिका चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है। चेयरमैन सेनेट के लिए बेहतर होगा इज्जत के साथ इस्तीफा दे दे। अपोजिशन का मुतफिका चेयरमैन सेनेट आना जमहूरियत की जीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बजट में आवाम के लिए तकलीफ और अमीर के लिए रिलीफ है। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि मौशी मसाइल पर बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। और अगर आपने हमारा खर्चा कम करना था, मेरे साथ जो असेंबली के जो मेंबर्स आना पड़ते हैं इन सेशंस के लिए, वो आप उनके फ्लाइट्स का खर्चा तो उठाते हो। तो अगर उनके पहुंचने के बाद आप नेशनल असेंबली की कमेटीज को खत्म करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और दूसरी बात, सेनेट की कमेटीज तो चलते हैं, वो तो उनके रूल्स के मुताबिक ज्यादातर चलते हैं जब सेनेट आउट ऑफ सेशन है। इसलिए आप ये काम जब सेनेट आउट ऑफ सेशन होता है करते हैं और फिर आप आके सेशन में सेनेट में अपने काम पेश करते, चाहे वो बिल्स हो चाहे रिपोर्ट्स हो। और आप हमारे यहाँ कह रहे हो कि नहीं वो सिर्फ तब होगी जब आपका सेशन है। अगर सेनेट के मीटिंग्स चल रहे हैं तो मतलब आपने बस आधी कमरे खाली ही छोड़ दिया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं ओपनर इमामुल हक का कहना है कि पहला वर्ल्ड कप था, ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार खेल रहे थे। हार जीत खेल का हिस्सा होता है। हम वर्ल्ड कप से काफी पहले इंग्लैंड गए थे ताकि सपोर्ट मिल सके, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में उम्दा परफॉर्मेंस ना कर सके। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
इमाम उल हक का कहना है कि हमारे खेल पर बेशक जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन खुदारा हमारी पर्सनल लाइफ को ज़ेर बहस ना लाया जाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओपनर इमाम उल हक का कहना था कि पहला वर्ल्ड कप था, ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार खेल रहे थे, हार जीत खेल का हिस्सा होता है। हम वर्ल्ड कप से काफी पहले इंग्लैंड गए ताकि सपोर्ट मिल सके, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में उम्दा परफॉर्म ना कर सके। इमाम उल हक ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, कोशिश है कि जहनी तौर पर खुद को मजबूत करूँ। अवाम मासूम है, मीडिया ने ही सिफारशी कहा, ताहम मेरा अल्लाह पर और मेहनत पर यकीन है। हमारे खेल पर बेशक जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन खुदारा हमारी पर्सनल लाइफ को ज़ेर बहस ना लाया जाए। कौमी टीम के ओपनर ने कहा कि चीफ सिलेक्टर के जाने या न जाने से हमारी परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं। चीफ सिलेक्टर को पीसीबी ने बनाया, हमारा काम खेलना है। चीफ सिलेक्टर ने हमेशा बैकअप किया है। पहले 5 मैचेस में परफॉर्मेंस न देने की वजह चीफ सिलेक्टर नहीं हो सकते। श्रीलंका का मैच बारिश की नजर हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट वर्ल्ड कप था, सबके लिए स्पेशल था क्योंकि हमारे काफ़ी कुछ प्लेयर्स जो थे वो यंगस्टर्स थे और उसमें जो थे काफ़ी कुछ प्लेयर्स जो थे पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने अपनी गलतियों से भी सीखेंगे और मेरे ख्याल से 9 में से 5 मैचेस जीते, तो एक अच्छी कैंपेन थी। अनफॉर्चुनेटली नेट रन रेट की वजह से हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से काफ़ी पूरे पाकिस्तान के फैंस और हम लोग भी अपसेट हैं। बट यू नो यू हैव टू डू दिस इज़ स्पोर्ट और ये ऐसी गेम है कि आपको हर दिन अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कर सकते। तो मेरे लिए भी अच्छा था। आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट मोर बट दैट्स लाइफ और इंसान काफ़ी गलतियों से सीखता है, तो इंशाल्लाह मैं भी सीखूँ। बाबर आजम ने कहा, पहला वर्ल्ड कप था, काफी कुछ सीखने को मिला। पीसीबी का फैसला है कि वो कप्तान किसे बनाना है। मेरा काम मेहनत करना है, जो मैं करता हूँ। पहले मैच में अपने प्लान पर अमल नहीं कर सके, जबकि कप्तान और कोच का फैसला है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना है। बाबर आजम ने कहा कि भारत से मैच हारे तो हमेशा हर चीज नेगेटिव ही जाती है। भारत से हारने के बाद ही टीम की ग्रुप बंदी की बातें हुई और जब जीतना शुरू हुए तो ये ग्रुप बंदी की बातें भी खत्म हो गयी। सर रन रेट बिल्कुल वो जो इमाम कह रहा है वो यही था कि हम जो पहला मैच लो रन स्कोर से हारे थे, वो हमें एंड तक उस चीज़ का नुकसान होता रहा। जिस तरह वो इमाम ने बोला है कि हम अपना 100% दे रहे थे, जिस तरह हम सीरीज़ से पहले गए थे, जो हमारी सीरीज़ थी इंग्लैंड के साथ, वो काफ़ी अच्छी रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो हम जीत नहीं सके, लेकिन इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा रहा था। हर प्लेयर ने अपना परफॉर्म किया था। लेकिन वो जो जिस तरह बाकी टीमें भी खेलने आई हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन करके आई हैं, करके आती हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम वैसा पहले मैच में अप्लाई नहीं कर सके कि हम अच्छा स्कोर करें, क्योंकि हम ऊपर नीचे आउट होते गए, जिसकी वजह से हमारा नेट रेट को काफ़ी नीचे गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।